हेलो एवरीवन, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे जो आपका वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा की तरफ से जो आपका बीए फर्स्ट ईयर है उसके साथ में भारत का जो इतिहास आपका जो फर्स्ट पेपर आता है या अपन कहें कि जो हिस्ट्री का जो पेपर होता है उसमें जो आपका टॉपिक आता है भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। जी हाँ गाइज, इसके बारे में बात करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद में आपको दूसरा अनदर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ साथियों, आपको इसके साथ में एक और बात बता देता हूँ कि इस चैनल पर आपको बिल्कुल आपका डिजिटली कंटेंट अपलोडेड है, आप उसे जाकर के विजिट कर सकते हैं आपकी प्लेलिस्ट के माध्यम से। तो चलिए साथियों, बगैर देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना चाहिए, जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से अपन कहें कि एग्जाम के टाइप से कौन सा है जो हमारे लिए बेस्ट है। साथियों, सबसे पहले हमने हेडलाइंस में भी इसमें लगाया है कि आपकी परीक्षा के आधारित महत्वपूर्ण जो जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए साथियों, बगैर देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्टिंग किए। तो चलिए साथियों, सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। तो साथियों, आपको सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जो पहला पार्ट था, मतलब कि इसी में जो भारत के इतिहास को जानने के जो स्रोत है उसमें पहला पार्ट था वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसको आप जाएं तो चैनल को जाकर के चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, अब इसके साथ में अपन बात कर लेते हैं पार्ट 2 के बारे में। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले बात करेंगे यूनिट नंबर 2 या अपन कहें कि यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में यहाँ पे चर्चा चल रही थी। ठीक है साथियों, अब इसी के साथ में एक बार मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूँ उसका। तो आई मीन दैट ये कलर चेंज हमारा हो गया है। ठीक है साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसके साथ इसी के साथ में अपन बात करेंगे आगे कि पुरातात्विक साधन। ठीक है ना, पुरातात्विक साधन क्या क्या है या अपन कहें कि इनके जरिए हम भारतीय इतिहास को किस तरीके से जान सकते हैं। तो ठीक है साथियों, सबसे पहले सिंप्लिसिटी अपन देखते हैं कि जो हमारा पुरातत्व है या अपन कहें कि पुरातत्व का जो महत्व है वो क्या है। ठीक है, पुरातत्व का महत्व इतिहास के अध्ययन के दिनों में अपन कहें कि या अपन कहें कि भाई जो इतिहास का जो दिन इतिहास को जानने के लिए जो उसका पुरातात्विक जो महत्व है वो क्या हो रहा है, दिन दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसी में लिखा हुआ है सिंपली से आपका कि पुरातत्व का महत्व इतिहास के अध्ययन में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यही कारण है कि यह विषय स्वतंत्र अध्ययन बन गया है। भारतीय इतिहास में अनेक संदिग्ध स्थलों का निर्धारण करने में इस सामग्री का योगदान प्रशंसनीय रहा है। पुरातत्व इतिहास की दो तरह से सहायता करता है। ठीक है ना, जो पुरातत्व है जो इतिहास की किस तरीके से अपन कहें कि कितने टाइप से, अपन कहें कि हाउ मेनी टाइप से, कहें कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनकी तरीके से वो मदद करता है। ठीक है ना, सहायता करता है। तो सिंपली से आपके पास में लिखा हुआ है दो तरह से। ठीक है, वो कौन कौन से या अपन कहें कि किस तरीके से, जिसमें लिखा हुआ है एक होता है जो किस तरीके से प्रतिपादक रूप में और या प्रतिपादक अपन कहें कि प्रतिपादक होता क्या है, मतलब कि जो जानकारियां होती हैं उनको सर्वथा नए साधन प्रस्तुत करके तथा दूसरे समर्थ रूप में अर्थात ज्ञात या पुष्टि करके। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ यहाँ तक का। देखो, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ आपके पास में प्रतिपादक रूप में, ठीक है, और दूसरा लिखा हुआ आपके पास में समर्थ रूप में। ठीक है, प्रतिपादक का मतलब क्या होता है, जो आपकी जो जानकारी होती है उसको सर्वथा नए साधन प्रस्तुत करना। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने आपका जो समर्थ वाला था वो क्या था, ज्ञान तथ्यों की पुष्टि करके। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हुआ। चलिए अब इसी के साथ में अपन आगे बढ़ते हैं। आपके पास में लिखा हुआ है इस महत्वपूर्ण सामग्री को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब कि जो ये आपके पास में जो टाइप्स है हिस्ट्री को जानने के लिए उसको कितने पार्ट्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंपली से आपके पास में है, पहला वाला है आपका अभिलेख, दूसरा है आपके पास में स्मारक और तीसरा है आपकी मुद्राएं। ठीक है, आपको इन तीनों चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना क्योंकि ये आपके लिए सब पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो आपके पास में ये है सब पॉइंट्स मात्र, लेकिन एग्जाम में अगर आप ये भी लिख के आते हो तो आपके लिए मतलब कि कहने का मतलब आप अंदर चाहे कुछ भी लिख दें लेकिन इन पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से भी लिख सकते हो, तो वहां पे भी आपको ना कुछ भी 2 नंबर आपके कंप्लीटली आपको मिलेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है साथियों, तो इसके बारे में मुझे लगता है कि आपका यहाँ तक का क्लियर हुआ। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं अपन। पहला क्या था, अभिलेख, और दूसरा वाला स्मारक, और तीसरा मुद्राएं। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। ये 3 जो सब पॉइंट है इनको आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, अब इसी के साथ में चलिए अपन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले नेक्स्ट की ओर अपन बढ़ते हैं पुरातात्विक साधन में, मतलब कि जो अभिलेख होते हैं, स्मारक होते हैं और जो मुद्राएं होती हैं। अब सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करेंगे, हमारा जो अभिलेख है उसके बारे में। ठीक है ना, क्योंकि स्मारक और मुद्राएं हैं वो चीज़ें बाद में आती हैं। तो सबसे पहले किसके बारे में डिस्कशन करेंगे अपन, अभिलेख के बारे में। ठीक है, तो जिसमें लिखा हुआ है सबसे पहले पहला पॉइंट आ रहा है आपके पास में अशोक का अभिलेख। ठीक है ना, अशोक का अभिलेख मतलब कि आप सभी जानते हैं कि अशोक कौन था, हिस्ट्री में आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। ये है हमने क्या है कि शॉर्ट नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली से अपन कहें कि रैपिडली जो रिवीजन होता है उसके लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो अशोक का अभिलेख, अशोक के अभिलेख अपन कहें कि ब्राह्मी या खरोष्टी लिपि में है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक का। सेकंड आपके पास में है
हरिशेन अथवा प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां थी एवं उनकी दिग्विजयों का वर्णन। ठीक है, क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट आ रहा है आपके पास में महराली, या अपन कहें कि महराली दिल्ली का जो लो स्तंभ है, जो यानी महराली जो दिल्ली है उसमें जो लो स्तंभ है वो किसका है? महराली दिल्ली का लो स्तंभ मिला, जिसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की कीर्ति अपन कहें कि उसमें छपी हुई है, उनके बारे में उसकी जो डिटेल्स हैं वो वहाँ पे प्रिंटेड है, या कहें कि अभिलेखों में इन चीज़ों को उनमें प्रिंटेड किया गया है, या अपन कहें कि जो पत्थरों में जो खुदाई होती है आपने अक्सर देखा होगा पहले भी, तो वो सारी की सारी चीज़ें इसमें है। ठीक है, 4 नंबर आपके पास में आ रहा है हथी गुफा अभिलेख। ठीक है ना, ये क्या है कि उड़ीसा के कटक में, यानी कि जो उड़ीसा जो हमारा जो अपन सिंपली आप सभी जानते हैं कि भारत में जो उड़ीसा राज्य पड़ता है उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, उसमें एक कटक जो जगह है वहाँ पे, ठीक है ना, उसमें क्या था कि एक गुफा है कि गुफा की खुदाई से हाथी गुफा अभिलेख मिला है, जिसमें क्या था, कलिंग के यशस्वी राजा खारवेल, या अपन कहें कि यहाँ पे राजा लिखा हुआ बल्कि वो क्या था, राजा। ठीक है ना, राजा खारवेल के जीवन और सफलताओं का विवरण मिलता है। ठीक है ना, देखिए साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपके पास में था अशोक का अभिलेख। अशोक का अभिलेख में आप सभी जानते हैं सिंपली से अशोक का वर्णन होगा। ठीक है, दूसरा आपके पास में हरिशेन अथवा प्रयाग प्रशस्ति आपका समुद्रगुप्त, ठीक है ना, उसकी उपलब्धियों के बारे में। ठीक है, थर्ड आपके पास में महराली दिल्ली का लो स्तंभ। ठीक है, 4 नंबर आपके पास में हाथी गुफा अभिलेख। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक का? तो मुझे लगता है कि अभिलेख के बारे में आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी के साथ में अभिलेख के बारे में और डिटेल्स अपन पढ़ते हैं। ठीक है ना, अभिलेख क्या है देखिए। अब अभिलेख के बारे में जानते हैं कि आखिरकार अभिलेख है जो हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, या अपन कहें कि अभिलेख के बारे में हम क्या क्या जाने और किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अभिलेखों का प्रचलन सम्राट अशोक के काल से अथवा उससे पूर्व काल में भी हो चुका था, विवाद का विषय बन सकता है, परंतु इसमें संदेह नहीं है कि भारत के इतिहास को प्रकाशित करने में अशोककालीन और अशोक के पश्चात के अभिलेख ही विशेष उल्लेखनीय हैं। अशोक ने अपनी राजाज्ञा और घोषणाओं को स्तंभ तथा शिलाओं पर उत्कीर्ण कराया। मतलब कि जो अशोक की जो भी उपलब्धियां थी, उसने क्या क्या कार्य किए, अपन कहें कि क्या क्या उसकी अचीवमेंट्स थी, जो भी सारे के सारे जो भी उसने वर्क्स किए थे, जो भी उसने एडवाइस दी थी, जो भी सारी चीज़ें थी उसने क्या किया था, मतलब कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक क्या जाए, पॉइंट जाए, उसके लिए एक नॉलेज बने। तो उन्होंने क्या किया था उस टाइम पे कि उनकी जो भी थी डिटेल्स अपन कहें कि उन्होंने क्या किया था, जब उस टाइम पे पेपर वगैरह का क्या था, अभाव था थोड़ा था, अपन कहें कि जो पेपर वगैरह थे वो क्या थे, शून्य के बराबर में। ठीक है ना, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था कि पत्थरों के ऊपर उन चीज़ों को प्रिंट करवाया, उन चीज़ों को खुदवाया अपन कहें या लिखवाया। ठीक है, तो उन चीज़ों को क्या मिलता है अपने को, उत्कीर्ण वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ में लिखा हुआ है इससे अशोक के धर्म और राजा के आदर्श पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट लिखा हुआ आपके पास में, इससे हमें उसके राज्य की सीमाओं का ज्ञान भी होता है। मतलब कि जो अशोक का जो राज्य था उसकी जो सीमाएं थी वो किस किस दिशा में थी, अपन कहें कि कहाँ कहाँ तक के लिए, एक सिंपली से आप ऐसे समझ सकते हो कि उसकी जो बाउंड्री वॉल थी, ठीक है ना, उसकी जो बाउंड्री थी, या अपन कहें कि उसका जो एरिया था वो कहाँ तक का था, उसका हमें नॉलेज मिलता है इस चीज़ों के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है अशोक के अभिलेख ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि में है। ठीक है, आपके पास में एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास में बन रहा है, आपको ध्यान से देखना है कि क्या क्वेश्चन बन रहा है आपके पास में, कि जो अपन कहें कि अशोक का जो लिपि थी, या कहें कि अशोक का जो भी अपन जो उत्कीर्ण हमें मिलता है वो कौन कौन सी लिपियों में मिलता है। ठीक है, तो उनका जो अभिलेख था वो हमें मिलता है ब्राह्मी और आपका खरोष्टी लिपि में। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक का? चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं आगे, कि अशोक के पश्चात अभिलेखों में जिनमें कुछ प्रशस्तियों के नाम से भी विख्यात हैं, जैसे कौन कौन सी, जैसे हरिशेन और आपके पास में है अथवा प्रयाग प्रशस्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ आपके पास में गुप्त वंश के प्रतापी सम्राट समुद्रगुप्त की दिग्विजयों तथा उसके व्यक्ति जो गुणों पर पूर्ण प्रकाश डालने वाली सामग्री इस प्रशस्ति के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। ठीक है, अब आप देख लीजिए आपके पास में लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्ता जो कितना दिग्गज आदमी था, ठीक है, या अपन कहें कि कितना एक महान सम्राट था, कितना एक बहुत प्रभावशाली राजा था, उसका भी क्या था, मतलब कि जो उसके जीवन के ऊपर प्रकाश डाले तो वो क्या थी, आपके पास में है कि अभिलेख एकमात्र साधन है। ठीक है, अब आपके पास में नेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टाइम पे क्या था कि पेपर वगैरह का थोड़ा अभाव होता था, तो वो सारी की सारी चीज़ें या अपन ऐसे भी ना समझ सकते हैं, तो आपने कभी ना कभी जयपुर में आप सेंटर पार्क गए होंगे तो वहाँ पे भी सिंपली से आपने बहुत सारे पत्थर देखे होंगे, तो वहाँ पे पत्थरों के ऊपर हमें देखने को मिल जाते हैं कि उस टाइम पे कैसे सिक्के चलते थे, या अपन कहें कि कैसे वहाँ पे
क्या क्या होता था। तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या थी कि उन शिलालेखों पर, या अपन कहें कि उन पत्थरों के ऊपर में वो सारी की सारी क्या है, उनको खुदाया गया है। या अपन कहें कि ऐसे भी नहीं समझो आप कि पत्थरों के ऊपर खुदाई कैसे होती है, तो आपने कहीं ना कहीं आपके आसपास में निकलते टाइम देखा होगा सड़क के ऊपर कहीं पर भी, या कहें कि कोई भी जो सरकारी काम होते हैं, या अपन कहें कि कैसे भी होते हैं, जहाँ पे जो होम पे जो नेम प्लेट लगी होती है पत्थरों के द्वारा, जो जैसे कि मतलब कि पत्थर में होता है, उसके साथ में उसमें प्रिंटिंग होती है, वो सारा का सारा खुदाई का होता है। मतलब कि उसको क्या है कि आज के दिन पे मशीनों के जरिए उसको और भी बेहतरीन ढंग से बना लिया गया है, लेकिन पहले क्या था, उसको छेनी और अपन कहें कि हथौड़ों के माध्यम से उन चीज़ों को बनाया गया था। ठीक है, तो ऐसा ही इनके टाइम पे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ आपके पास में के अतिरिक्त कोई नहीं है। इस प्रकार मेहरौली दिल्ली के लौह स्तंभ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की कीर्ति का उल्लेख है, और इसी से ज्ञात होता है कि उसने सिंधु नदी को पार कर वहालिक देश को विजय किया। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, हमें अनुदानों की स्वीकृति संबंधी अनेक अभिलेख प्राप्त हुए जो समाज के वर्गीकरण के अध्ययन में बहुत सहायक है। या अपन कहें कि मोहरों तथा मुद्राभिलेखों की संख्या को तो हम निश्चित रूप से एक बहुत भारी अतः असंख्य कह सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कि जो इनकी जो संख्या थी वो क्या थी, असंख्य, मतलब कि उन चीज़ों के बारे में बहुत भारी संख्या थी, उनकी बहुत बड़ी संख्या थी। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ आपके पास में, इसी श्रृंखला में उड़ीसा में कटक के निकट एक गुफा की दीवारों पर खुदा जिसे हाथी गुम्फा भी अभिलेख कहते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या था कि कलिंग के यशस्वी राजा खारवेल के जो उनका जो जीवन था, उनके जो डिटेल्स थी, या अपन कहें कि उनका जो अध्ययन में जो बहुत सहायक जो मुहरे तथा मुद्राभिलेखों की संख्या को तो हम निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी संख्या में, मतलब कि कह नहीं सकते, असंख्य मान सकते हैं। ठीक है ना, इसी श्रृंखला में जो उड़ीसा के जो कटक के निकट एक गुफा है, उसकी दीवारों पर खुदा जिसे हातिम गुम्फा अभिलेख कहते हैं, कलिंग के यशस्वी राजा खारवेल के जीवन और उसकी सफलताओं पर एक नया प्रकाश डालता है। ठीक है, और ग्वालियर की प्रशस्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें प्रतिहार शासक राजा भोज की अर्जित सफलताओं का उल्लेख है। इसी प्रकार एहोल अभिलेख से हमें दक्षिण के चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय द्वारा कन्नौज के सम्राट हर्ष पर विजय का उल्लेख प्राप्त होता है। इस प्रकार असंख्य दान पात्र, समर्पण पत्र तथा स्मारक पत्र के रूप में अभिलेखों का निर्माण हुआ। ठीक है साथियों, किन किन चीज़ों का हुआ, असंख्य जो भी दान पात्र थे उनके बारे में, समर्पण पत्रों के बारे में और स्मारक पत्रों के बारे में अभिलेखों का निर्माण होता गया। इन चीज़ों के बारे में हमें इनसे नॉलेज मिलती है। ठीक है, राजस्थान एवं मध्य भारत में प्रशस्त्र पत्रों पर उच्च कोटि के नाटकों के अंश उत्कीर्ण है। ठीक है ना, मतलब कि उस टाइम पे क्या क्या जो नाटक होते थे, जो उच्च कोटि के नाटक या कहें अपन, या अपन कहें कि जो विशेष ढंग के जो नाटक थे, उन चीज़ों को भी उन चीज़ों के ऊपर प्रिंट किया गया, उत्कीर्ण किया गया, उन चीज़ों की खुदाई की गई है। ठीक है ना, इसी के साथ में आपके पास में लिखा हुआ है पुद्दुकोटा या दुद्दू कोतई, जो तमिलनाडु में जो संगीत के नियमों का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, मतलब कि पुद्दुकोटा और दुद्दू कोतई ये क्या है, तमिलनाडु में होने वाले जो म्यूजिक्स हैं, या अपन कहें कि उनके जो संगीत है वो क्या है, बहुत फेमस है। तो उन चीज़ों को भी क्या किया गया था, मतलब कि इन पत्थरों के ऊपर पे खुदाई किया गया था। ठीक है ना, उनके जो नियम होते हैं, उनके जो कानून होते हैं, उन सारी चीज़ों को भी इन पे क्या किया गया, प्रिंट किया गया, उनको उत्कीर्ण किया गया, उनकी खुदाई की गई। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ आपके पास में, इसके अतिरिक्त विदेशों में भी कुछ ऐसे अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है ना, मतलब कि इसके अलावा जो हमारी जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनमें भी कुछ ऐसे अभिलेख हमें देखने को मिले हैं, जो क्या है कि जो हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है, या अपन कहेंगे जो भारतीय इतिहास है, उसके ऊपर फोकस डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। ठीक है, इसमें एशिया माइनर में बोगज कोई के लेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, किसका, वैदिक देवताओं का। ठीक है, उनका भी वर्णन किया गया, या अपन कहें कि उनका एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, पार्सिपोलस तथा नक्शे रुस्तम ईरान का जो था, ठीक है ना, कि अभिलेखों से प्राचीन भारत एवं ईरान के पारस्परिक संबंधों का बोध होता है। इस प्रकार ये अभिलेख इतिहास की कड़ियाँ जोड़ने में सहायक होते हैं। ठीक है, इसी के साथ में अब हमारा आता है आपके पास में स्मारक। ठीक है, अब स्मारक के बारे में जानेंगे 1.4.2। ठीक है, उसके बारे में। अब तक के लिए किसका था, अभिलेखों का। ठीक है, अब किसका है, स्मारक का। इसके बाद में किसका आएगा, नेक्स्ट हमारा जो होगा आपका मुद्राएं। ठीक है, अब स्मारक के बारे में बात करते हैं। स्मारक के अंतर्गत कितनी वस्तुएं आ सकती हैं, यह कहना कठिन है। वास्तव में पुरातत्व संबंधी वर्गों में अभिलेख, मुद्रा तथा
ललित कला संबंधित वस्तुओं को छोड़कर जो भी कुछ धरती के नीचे या ऊपर कला की वस्तुएं हो या एक ऐसी वस्तु हो जिसको या अपन कहें कि जिसके देखने से हमें प्राचीन की याद आ जाए, वह प्राचीन स्मारक मानी जाएगी। ठीक है, देखिए साथियों, अब इसको समझते हैं सिंपली से। इसमें क्या कहा गया है, मतलब कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, या अपन कहें कि स्मारक के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना क्या है, बहुत ही हार्ड है। ठीक है, इसके साथ में जो भी मतलब कि हमें किसी चीज़ को अपन देखें और उसी से हमें प्राचीन मतलब कि अपन कहें कि हमारे हिस्ट्री के बारे में, उस चीज़ के बारे में कुछ माइंड में चलने लगे, तो वो सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, स्मारक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना, स्मारकों से हमें अपनी सभ्यता के जीते जागते उदाहरण मिलते हैं। ये कैसे हो सकते हैं, पत्थर या अपन कहें कि स्टोन, मिट्टी, आपकी जो सोइल होती है, लकड़ी, धातु के बने हैं। ठीक है, सिंधु घाटी के स्थलों ने हमारी बहुत सी मान्यताओं को बदल दिया। ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाइयों ने तो इतिहास में एक नया परिच्छेद ही जोड़ दिया। तक्षशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा, देवगढ़, राजगिरी, मथुरा, सारनाथ, बरहुत-कश्या, लक्ष्मणेश्वर, खजुराहो, लालगढ़, चितलदुर्ग, पत्तलकल आदि से कई तथ्य उजागर हुए। मतलब कि ये सारी की सारी क्या थी, जो यहाँ पे जो स्मारक जो हैं उनसे हमें क्या मिले थे, बहुत सारे जो भी हमारे जो हिस्ट्री के जो भी पॉइंट्स हैं, या अपन कहें कि उससे रिलेटेड जो भी जो हमारी रिसर्चेज हैं, वो सारी की सारी हमें इनसे देखने की मिलती हैं। ठीक है साथियों, इसी के साथ में नेक्स्ट आता है आपके सामने, खुदाइयों के अतिरिक्त धरती के ऊपर के भवन, मंदिर, स्तंभ आदि भी प्राचीन स्मारक के रूप में ऐतिहासिक सामग्री प्रदान करते हैं। ठीक है, ऐसी सामग्रियों का भारत में बाहुल्य है, जो तत्कालीन या अपन कहें कि तत्कालीन धार्मिक विश्वास, कला की विभिन्न शैलियों, वाणिज्य, व्यापार आदि असंख्य समस्याओं के समाधान के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। सारनाथ का जो हमारा जो घंटाकार है, ठीक है, स्तंभ मस्तक, उस प्राचीन कालीन की नक्काशी कला, या अपन कहें कि उस टाइम पे जो नक्काशी निकालते थे, जो पत्थरों के ऊपर खुदाई करके, या अपन कहें कि जो स्मारक बनाते थे, वो सारी की सारी चीज़ें जो भी जो हमारी जो कहें कि सिक्कों के ऊपर भी जैसे प्रिंटिंग होती थी, वो सारी की सारी जो भी कलाएं करते थे, जैसे खुदाई करके या अपन कहें कि प्रिंटिंग करके, वो सारी किस में आती थी, नक्काशी के अंतर्गत आती थी, अपन कहें कि उसमें आती थी। ठीक है, उसी के साथ में आपके पास में है नक्काशी कला का एक उत्कृष्टतम उदाहरण है, क्या था कि सारनाथ का जो हमारा जो घंटाकार स्तंभ है, ठीक है, वो अजंता तथा एलोरा की गुफाएं, ठीक है, आप सभी जानते हैं सिंपली से अजंता या अपन कहें कि एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कितनी फेमस है। ठीक है, अपने काल की भित्ति चित्रकला का श्रेष्ठ नमूना प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट लिखा हुआ है, झांसी का देवगढ़ मंदिर और भीतरगांव का जो मंदिर है, नालंदा की महात्मा बुद्ध की ताम्र मूर्ति आदि भारतीय कला की मस्तक, उस प्राचीन कला की नक्काश कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, अजंता तथा एलोरा की गुफाएं अपने काल के लिए आप सभी जानते हैं कि जो बहुत अच्छे तरीके से श्रेष्ठ नमूना प्रस्तुत करती थी। ठीक है, और इसी के साथ में हम चल रहे थे, महात्मा बुद्ध की ताम्र मूर्ति आदि भारतीय कला की उच्च रेखाओं का स्पष्ट बोध कराते हैं। ठीक है, कभी कभी इन पर उत्कीर्ण तिथियां इतिहास के कालक्रम के निर्माण में सहायक बच जाती हैं। मतलब कि इनके ऊपर जो डेट लिखी होती हैं, इनके ऊपर जो सेशंस लिखे होते हैं, जो भी ईयर लिखी होती हैं, उनसे अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं कि मतलब कि यार कोई भी राजा था, उन्होंने कितने टाइम के लिए राज किया था, या अपन कहें कि कोई भी जो साम्राज्य था वो कितने टाइम के लिए चला था। ठीक है, ये सारी की सारी क्या होती है, हमें इन चीज़ों के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में, उनकी अवधि के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, मंदिरों, स्तूपों और विहारों से तत्कालीन धार्मिक विश्वासों का पता चलता है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया और मध्य एशिया में जो मंदिरों और स्तूपों के अवशेष मिलते हैं, उनसे भारतीय संस्कृति के प्रसार पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ा है। ठीक है, उन स्थलों में जावा, कंबोज, मलायम, श्याम, बोर्निया, कोचिया, या अपन कहें कि कोचिन चाइना, कोम्बो आदि जो हैं वो क्या है, मेन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जावा का स्मारक बोरोबुदूर इस बात का प्रमाण है कि 9वीं जो हमारी जो शताब्दी थी, अपन कहें कि जो 9वीं शताब्दी थी, उसमें वहाँ महायान बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय हो गया था। मतलब कि बौद्ध धर्म था, उसकी जो प्रचार प्रसार था, या अपन कहें कि उसका जो एक प्रकार से अपन ऐसे कह दें, उसकी पॉपुलेशन थी, उसकी जो फॉलोइंग थी वो, या उसके जो फॉलोअर्स थे, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है ना, फैन फॉलोइंग। इस प्रकार अंगकोरवात तथा अंज कोरलाब से भी प्राचीन स्मारक चिन्ह उपलब्ध हुए हैं, जिनसे भारतीय औपनिवेशिक प्रसार एवं भारतीय या अपन कहें कि भारतीयों की कला का बोध होता है। सो आई मीन दैट क्लियर गाइज, यहाँ तक के लिए। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास में आपका मुद्राएं। ठीक है,
अब यहाँ तक के लिए आपका क्लियर हुआ। आपका पहला कौन सा था? हमारा था अभिलेख, ठीक है। दूसरा था आपके पास में स्मारक, और थर्ड नंबर आ रहा है आपके पास में मुद्राएं, ठीक है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास में सिंपली से लिखा हुआ है, पुरातात्विक सामग्री में मुद्राओं का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब जो हमारी जो पुरातात्विक जो भी सामग्री होती है, अपन कहें कि जो हमारे हिस्ट्री को जो भी चीज़ें बताती हैं, उनमें जो हमारी जो मुद्राएं हैं, ठीक है, वो अपना रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। या अपन कहें कि जो मुद्राओं का जो रोल है बहुत ज़्यादा दैट इम्पोर्टेंट माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ आपके पास में, प्राचीन सिक्कों पर लिखे लेख और चिन्ह जो होते हैं वो क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। सिक्कों से कई महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं आर्थिक जानकारियां मिलती हैं, ठीक है। हिंदू यूनानी शासकों के सिक्के भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। भारतीय गणतंत्रात्मक राज्यों की जानकारियां भी सिक्कों से मिलती हैं। पांचाल, मालव या याधेय गणतंत्रों का इतिहास सिक्कों से ही अधिक प्राप्त होता है। इसी प्रकार सातवाहन कुल का इतिहास भी मुद्राओं से ही प्रकाशित होता है। समुद्रगुप्त की मुद्राओं के आधार पर ही हम यह स्पष्ट करते हैं कि वैष्णव धर्म का अनुगामी था, ठीक है। उसकी मुद्राओं पर उत्कीर्ण वीणा के आधार पर ही हम उसे संगीत कला का उपासक कहते हैं। प्राचीन भारतीय सिक्के जो किसके थे? सोने, चांदी के, तांबे के होते थे, उनके बारे में। या अपन कहें कि मुद्रा शास्त्र का उपयोग आर्थिक इतिहास नहीं था, ठीक है। गुप्तकालीन सिक्के बहुत कलात्मक हैं। इनसे शासक वर्ग एवं जनता की साहित्य और कला में रुचि दिखाई देती है। इस प्रकार पुरातात्विक साक्ष्य की सहायता से हम प्राचीन भारतीय इतिहास को पहले की अपेक्षा अधिक तर्कसंगत ढंग से समझ सकते हैं। क्लियर हुआ गाइस? चलिए अब इसी के साथ में नेक्स्ट पर बात करते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मतलब कि ये आपकी मुद्राएं हो गई। अब देखिए मुद्राएं के बारे में आपको एक डिटेल और बता देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए मुद्राओं के बारे में क्या, सबसे पहले अपन देखिए समझते हैं कि आखिरकार मुद्रा क्या होती है। मुद्रा क्या था कि किसी भी राजा के टाइम पे अपन कहें कि कैसे भी अपन कहें कि जो हमारा जो करेंसी होता है ना मेन, ठीक है, वो उस टाइम पे। अब मुद्राएं क्या थी कि उस टाइम पे चलने वाले जो तांबे के सिक्के थे, कुछ सोने के थे, कुछ चांदी के थे, ठीक है। उन पे क्या होता था कि जैसे राजा की मोहर हो गई, या अपन कहें कि किसी भी स्पेशल एरिया के लिए हो गया, वहाँ के कुछ मोमेंटोज हो गए, वो सारी की सारी चीज़ें क्या थी उसके ऊपर प्रिंट होती थी। या अपन कहें कि किसी भी जैसे गोल्ड सिक्का अपन ले लिया, गिलट का हमारा जो हमारा जो गोल्ड सिक्का होता है, जैसे कोई भी 5 रुपये का सिक्का ले लिया सपोज दैट हमने, उसके ऊपर क्या किस चीज़ की खुदाई होती है? हमारा जो इंडिया का जो सिंबल नहीं है सत्यमेव जयते, उस टाइम पे क्या होता था? उस टाइम पे होता था प्रिंटेड उस राजा के शासनकाल के बारे में, या अपन कहें कि उनकी फ़ोटो बना दी गई, या कहें कि उनसे रिलेटेड जो भी उनकी जो डिटेल्स थी कुछ, वो सारी की सारी चीज़ें उनके ऊपर प्रिंट कर दी गई, ठीक है ना। उन सारी चीज़ों से क्या होता था, मतलब कि जो हमारा जो इतिहास है उनके बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो हमें आसानी पूर्वक मिल जाती हैं, ठीक है। अब वो कैसे कैसे मिलती थी? जैसे मान लो पांचाल था, या अपन कहें कि मालव जो यादव गणतंत्र जो भी था, उनके इतिहास का जो उनका इतिहास है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता था? सिक्कों से, ठीक है। सातवाहनों के बारे में भी, या अपन कहें कि जो भारतीय गणतंत्र में राज्यों की जो भी हमारी जानकारी मिलती है, जैसे मान लो जब गणतंत्र के समय पे, या अपन कहें कि जिस टाइम पे ब्रिटिश का यहाँ पे रूल, जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहे थे, या अपन कहें कि शासन कर रहे थे, उस टाइम पे आपने देखा होगा कि राजा महाराजाओं का प्रशासन था, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था, मतलब कि जो सिक्के चलते थे वो भी इंडियन गवर्नमेंट के नहीं थे, ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्या होता था, जो भी दैट अपन कहें कि जो भी राजा थे, या अपन कहें कि जो भी किसी एरिया को कंडक्ट करने वाला जो पर्सन होता है, उसका स्पेसिफिक कोइन होता था, ठीक है। क्लियर हुआ? उन चीज़ों से हमें उन चीज़ों के बारे में जानने के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ यहाँ तक का? चलिए बात कर लेते हैं अब इसकी समरी के बारे में, इसके सारांश के बारे में, ठीक है। प्रस्तुत इकाई में हमने जो प्राचीन भारतीयों के इतिहास विषयक अवधारणा, या अपन कहें कि इतिहास के स्रोतों का उल्लेख किया है, ठीक है। इसी के साथ में प्राचीन भारतीयों के इतिहास में गहन रुचि थी, लेकिन यह इतिहास वर्तमान की तरह हमें क्रमबद्ध रूप में उपलब्ध नहीं होता है। यंत्र तंत्र प्रसंगवश ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख हमें मिल जाता है, ठीक है ना। धर्म का वर्णन करते हुए भी धर्म प्रचारकों ने महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी दे दी है, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्यों में अभिलेख, स्मारक व मुद्राएं आती हैं, जिनसे हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राचीन काल में अभिलेख उत्कीर्ण कराने की परंपरा निहित थी। विशेष अवसरों पर ये लिखे जाते थे, ठीक है ना। मतलब कि जो भी प्राचीन काल था, या अपन कहें कि जो भी पुराना टाइम था, उस टाइम पे क्या होता था, मतलब कि जो भी अभिलेख था ना, उनका कुछ भी जो भी, जैसे मान लो कोई ओकेजन हुआ, कोई भी प्रोग्राम हुआ, तो उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को प्रिंट करवा दिया, उन चीज़ों के ऊपर खुदवा दिया, या अपन कहेंगे उत्कीर्ण करवा दिया, या
लिखवा, उस टाइम का ऐसे समझ लो ना आप, उस टाइम पे जैसे मान लो आज का तो कुछ भी होता है, हमारा कोई भी प्रोग्राम होता है, हम क्या करते हैं फोटो कैप्चर कर लेते हैं। उस टाइम पे फोटो कैप्चर का नहीं था, ना पेपर था ना कुछ और था, तो वो क्या करते थे, उसी चीज़ के बारे में, डिटेल के बारे में वो क्या करवा देते थे, उन पत्थरों के ऊपर लिखवा देते थे। ठीक है ना, क्लियर हुआ। इसी के साथ में प्राचीन काल में अभिलेख उत्कीर्ण कराने की परंपरा नहीं थी। ठीक है, विशेष अवसरों पर ये लिखे जाते थे, जैसे मान लो कोई राजा कहीं से जीत के आया हो, या मान लो किसी राजा के जैसे कोई संतान हुई हो, या अपन कहें कि कोई नया राजकुमार जो है जो राजा बना हो, या कहीं कि किसी ने दूसरे ने विजय पा करके वहाँ पे अपना राज्य चलाया हो, या इसी के साथ में अपन ऐसे कह सकते हैं कि भाई मान लो कोई विपदा पड़ी हो, तो वहाँ पे दूसरा उसका कोई दोस्त आ गया, कोई दूसरा पड़ोसी राज्य का कोई आ गया, तो उस टाइम पे वो रहने लगा, तो उन चीज़ों को क्या करवाते थे, वो प्रिंट करवाते थे। ठीक है, इसके अलावा प्राचीन इसका स्मारक से हमें लोगों के रहन सहन की जानकारी हो जाती है, मतलब कि उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे। जैसे मान लो कोई जैसे हमें पता लगता है कि भाई जो हमारे आदिवासी थे वो किस टाइप से रहते थे। आप सभी जानते हैं कि वो पेड़ पौधों से, इन चीज़ों से, पत्तों से अपने शरीर को ढक करके रखते थे। आज हमारे पास में कपड़े हैं बहुत सारे, लेकिन आज जैसे कि पहले आधुनिकता की ओर हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे पास में कभी ट्राउजर आ रहा है, कभी ट्राउजर के साथ में कभी हम विंटर पहन रहे हैं, जैसे कोल्ड में अब ब्लेजर पहनने लगे, उससे पहले जैसे कोट चलता था। इन सारे जो भी रहन सहन थे उस टाइम की, उन चीज़ों के बारे में भी पता लगता है। जो मुद्राएं थी वो भी महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। ठीक है ना, मुद्राएं कैसे कि मान लो किसी राजा के टाइम पे तांबे का चल रहा है, किसी के पास में सिल्वर का चल रहा है, किसी के पास में गोल्ड का चल रहा है, किसी के पास में अपन कह सकते हैं स्किन वाला भी चलता था पहले, चमड़े का। ठीक है, इसी के साथ में अपन कह सकते हैं कि भाई किसी के पास में पेपरमेंट में इन चीज़ों का चलता था। ठीक है ना, उन पर लिखे हुए वाक्यों से प्राचीन भारत की राजनीतिक, धार्मिक व आर्थिक स्थिति का आभास हो जाता है। मतलब कि उनके ऊपर जो सेंटेंस लिखे हुए थे, उनके चीज़ों के बारे में जो भी डिटेल्स लिखी हुई थी, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि उन चीज़ों के ऊपर जो भी चीज़ें प्रिंट थी, या उनके बारे में जो भी वर्णन हुआ था, या उनके ऊपर जो भी कथन लिखे गए थे, जो उस चीज़ की किस चीज़ के बारे में दर्शाते थे, जो हमारा जो ओल्ड इंडिया था, या अपन कहें कि जो हमारा जो प्राचीन भारत था, उसकी जो भी पॉलिटिकल थी, उसकी रिलीजियस थी, या उसकी इकोनॉमिकल जो कंडीशन थी, उसके बारे में दर्शाता है, उसके बारे में हमें नॉलेज मिल जाती है। ठीक है, साहित्यिक व पुरातात्विक साधनों से ही इतिहास को जाना जा सकता है। आप सिंपली से जानते हैं आप सभी कि जो हमारा लिटरेचर होता है, या अपन कहें कि जो हमारा हिस्टोरिकल होता है, या उसके साथ में अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी हमारे जो रिसोर्सेज हैं, उन चीज़ों से ही हम क्या कर सकते हैं, इतिहास को जान सकते हैं। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपका जो आई मीन दैट जो भारतीय इतिहास जानने का स्रोत था, उसका जो ये था आपका पार्ट नंबर 2। ठीक है साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, या आपको इस वीडियो को जान करके कुछ हासिल हुआ है, या अपन कहें कि कुछ जानकारी मिली है, तो इस वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक करने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में आपकी राय साझा करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी के साथ में आगे हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के आपको लेटेस्ट अपडेट्स, या अपन कहें कि जो भी आपका जो सिलेबस होता है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है साथियों, अब इसी के साथ में हम विदा लेते हैं और आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उसमें अपन डिस्कशन करेंगे आपके नए किसी टॉपिक के साथ में, और उसमें जानेंगे हम कि आखिरकार कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी, जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। साथियों, आपको इसी के साथ हम बताता हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि जो हमारा पुरातात्विक साधन था जो इतिहास को जानने के लिए, उसमें 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। वो कौन कौन से थे? पहला था हमारा अभिलेख, दूसरा था स्मारक, और तीसरा कुंजी मुद्राएं। ठीक है, आपको इनको अच्छे तरीके से याद रख लेना है। इनके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से आई मीन दैट अगर आप पढ़े भी ना, तो अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट रह रहा हो, तो आपको क्या करना है, सिंपली से इस वीडियो को आई मीन दैट बैक जाना है, 2x की स्पीड में आपको सिंपली से वॉच कर लेना है, या अपन कहें कि देख लेना है, या सुन लेना है। ठीक है ना, ऑडियो टाइप से, तो आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, अगर वैसे भी नहीं होता है तो आपको ये 3 जो आपके जो पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, इन पॉइंट्स को आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। क्यों? अब उसके बारे में बताता हूँ कि क्यों ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब उसको ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि एग्जाम टाइम पे अगर आपकी इसकी डिटेल्स भी अपने माइंड से कुछ भी लिखते हो, बट अगर आप ये पॉइंट्स अच्छे तरीके से वहाँ पे लिख देते हो, तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ आपको नंबर हैं जो आपके प्रोवाइड करेगा। ठीक है साथियों, मुझे उम्मीद है यहाँ तक के लिए आपके लिए अच्छा रहा होगा, आपने बहुत अच्छा कुछ महसूस किया होगा। अगर आपको कुछ सही लगा है तो जो मैंने कहा है वो बिल्कुल कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, अब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों को सम्मान कीजिएगा, और अपने से छोटों को प्यार दीजिएगा, तथा अपने व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाइएगा कि जब भी कोई नारी आपके साथ में हो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अब तक के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।